अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर नशर। मैं हूं मारिया जदून और मेरे साथ मौजूद हैं नुसरत जावेद साहब। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में बयानिए बनाने के लिए कौम को साजिशी कहानियां सुनाना कोई नई बात नहीं है। माजी करीब में चेयरमैन पीटीआई को अदम एतमाद की तहरीक के जरिए वजीर आजम की कुर्सी से हटाया गया तो उन्होंने सारा का सारा मलबा अमरीका पर गिराकर साजिश का इल्जाम आयद कर दिया। हाल ही में IMF से मुज़ाकरात नाकाम होते नजर आए तो वजीर खजाना इसहाक डार ने अपनी नाकामी तस्लीम करने के बजाय इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है। ताहम वजीर आजम की कोशिशों और कड़ी तरीन शराइत तस्लीम करने के बाद IMF के साथ मामला तय पा गए और पाकिस्तान को $1.2 अरब की पहली किस्त मौसूल भी हो गई। यूं वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से जियो पॉलिटिक्स के इल्जामात धरे रह गए। यही नहीं बल्कि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया कि अमरीका ने भी IMF के साथ कर्ज के इंतजामात को जारी रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। पाकिस्तान में अमरीका के सफीर डोनाल्ड ब्रूम ने भी IMF के साथ मुआहदे पर मुबारकबाद देते हुए वाज़ेह किया कि अमरीका पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। दूसरी जानिब जमान पाक में IMF के वफ्द के जाने और चेयरमैन PTI से मुलाकात पर पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी का दिलचस्प बयान सामने आया है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी ने वजारत खजाना और IMF वफ्द और चेयरमैन PTI से मुलाकात का नोटिस लेकर तहकीकात करने का मुतालबा कर डाला है। आखिर ये मुतालबा क्यों किया गया, इस पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे सियासतदान अपनी नाकामियों का मलबा बैरूनी साजिशों पर क्यों गिरा देते हैं। इसके अलावा आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब भी किया है जिसमें दोबारा वाज़ेह किया है कि वो अगस्त 2023 में हुकूमती मामलात निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। अपने खिताब में उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी और कामयाबियों का तफसील से जिक्र भी किया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में भारत की आबी जारहियत पर भी नजर डालेंगे। गुज़श्ता हफ्ते हैग की मुस्तकिल सालिसी अदालत ने सिंध तास मुआहदे के तहत किशन गंगा और अतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के मामले पर समाज से मुतालिक भारत के एतराजात को मुस्तरद कर दिया था, जबकि सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान किशन गंगा डैम की तामीर के तनाज़े पर इन कैमरा ब्रीफिंग लेने का फैसला किया है। आज हम इस मामले पर नाजरीन नजर डालेंगे और जानेंगे कि आखिर किशन गंगा डैम और अतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस तरह पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। नुसरत साहब, सबसे पहली बात जो अभी आपने इंट्रो सुनाई होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम बात क्या करने जा रहे हैं। हमेशा हम देखते हैं इल्जामात दर, आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? सुना ही होगा क्योंकि आप ड्यूरिंग द प्रोग्राम आप जरा अपनी रिसर्च वगैरह देख रहे थे तो इसलिए मैं कह रही हूँ सुना ही होगा। हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ। सो हम बात ही कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में कि हम हमेशा से देखते हैं, जब जितना भी अरसा मुझे हुआ है थोड़ा सा, हम ये देखते हैं कि हमेशा एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगाती है और जब ये काम नहीं हो रहा दूसरे पे डाल दिया जाता है कि यार इस वजह से ये काम नहीं हुआ। फाइनली हम वेट कर रहे थे IMF से मुआहिदा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, फाइनली हो गया। सख्त तरीन शराइत भी हमने मानी है, लेकिन जो इसहाक डार साहब बात कर रहे हैं कि ये जियो पॉलिटिक्स हो रही है इसलिए हमें कर्जे नहीं मिल रहे थे, इल्जामात तो धरे के धरे रह गए। हाँ, आप ये दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपका जो इंट्रो से जो मैं समझ पाया हूँ, जो बकौल आपके सुना होगा, आपने उसको मशकूक बनाया। आप गालिबन ये कहना चाह रही हैं कि एक दूसरे पर इल्जाम तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन हुकूमतें जब बिल्कुल फंस जाती हैं तो स्केप गोटिंग के लिए किसी गैर मुल्क और गैर मुल्क की साजिश को आगे बढ़ा के तो नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं। ये एक आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इट नीड्स, जाहिर है, वाजिब है कि इसके बारे में गौर किया जाए कि भाई ये क्यों इस तरह हम करते हैं। उसके बारे में मैं यकीनन आपकी इस सवाल का जवाब जो है मैं दूंगा, लेकिन मैं जो आपके साथ मुस्तकिल रोए चले जा रहा हूं ना कि उम्मीद कभी नहीं खोया करते। ठीक है। आपको पता है कि हम दुहाई मचाए चले जा रहे हैं कि $3 अरब
के करीब, एक तो $3 अरब हमने कितनी मिन्नतों के बाद दिए हैं, वो भी हमें 3 किस्तों में मिलेंगे। एक आज तो पहली किस्त आई है ना भैया, ये पहली किस्त के बाद असल कहानी सामने आएगी। फिर एक रिव्यू होगा, फिर एक और होगा जब हमें मार्च के इख्तिताम तक ये 3 बिलियन मिलेंगे। उसके मुकाबले में हमने $3 बिलियन की मुसावी रकम पाकिस्तान में 2020 के बाद से कोविड के नाम पर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज वालों को बांट दी थी, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नोटिस लिया। मैं आपको कहता रहा कि इसमें होगा कुछ नहीं, रात गई बात गई, लेकिन हमें इस इश्यू को जिंदा रखना है। बिल्कुल, क्योंकि हमें अगर हम इसको जिंदा न रखेंगे, और मैं बखुदा ये दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि जब इसके बारे में कोई और बात करे तो उसमें कम से कम हमें ये गुमा जरूर रखना चाहिए कि हमारा थोड़ा सा 2%, 3% भी, हमारी दाद फरियाद भी उसमें शामिल है। उसके लिए मुझे आज बहुत खुशी हुई कि वजीर आजम साहब आज मुल्तान में थे, तो उन्होंने क्या फरमाया, अगर हमारे पास है तो देखिए प्रोड्यूसर साहब जरा ये शॉर्ट सुनवा दीजिएगा। अभी चंद साल पहले बगैर किसी सियासी मुकालमे के बड़े बड़े सनतकारों को $3 अरब दिए गए कि वो सनतें लगाएं। अच्छी बात है, सनतें नहीं लगेंगी तो मुल्क किस तरह तरक्की करेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको जो मार्कअप, जिसको आप सूद कहते हैं, वो 3-4% पे मिला। उसमें आप यकीन करें कि उन्होंने भी स्नान किया उस गंगा में, जो कि खुद पहले ही अरबपति थे, उन्होंने भी 4% पे 5% के इंटरेस्ट पे वो लोन्स लिए। अब मुझे बताएं कि 4% पे 5% पे अगर आपको बैंक लोन मिल जाए तो आप बाजार में उसको 15% पे आराम से बेच सकते हैं और पैसे जेब में डाल सकते हैं। सनतें लगनी थी तो मार्केट के हिसाब से उनको लोन मिलता और इंटरेस्ट पे वो उस पे काम करते। अगर ये पैसा इसी तरह लगाना था तो उसका सबसे पहला हक इन बच्चों का था, कौम के बच्चों का था। ये $3 अरब अगर पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, इन कर्जात के ऊपर खर्च किए होते तो शायद आज हमें IMF के पास जाने की जरूरत न पड़ती। आज हमें IMF के बाद अच्छा देखो ना, अब बात वही है गुड और बैड पॉलिसी की, जो मैं आपको पहले दिन से कहता रहता हूँ। अब वैसे लतीफे के तौर पर एक बात ऐसे जरा थोड़ा सा चस्का के लिए, मौसूफ खुद भी एक कारोबारी घराने से ताल्लुक रखते हैं ना, बिल्कुल, तो कहते हैं कि 4% पे लो, ये आसान है कर्जा, और मार्केट में 15% दो, यानी अंदर की सब चलाकियां आती हैं। मतलब कमाल ये है इन लोगों का कि चलाकियां सारी आती हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान भैया, जब आपको ये चलाकी पता है कि ये होती है तो रोकते क्यों नहीं हो बाबू? अब जब हो गया तो आप उस वक्त माशाल्लाह कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, ठीक है आप जेलों में थे, लेकिन आपकी जमात एक माकूल तादाद में कौमी असेंबली में मौजूद थी, उसने क्यों नहीं दुहाई मचाई उन दिनों? क्यों नहीं फोर्स किया? आपको लगता है इन लोगों को पता होगा ये अंदरूने खाता ही चल रहा है? क्यों नहीं, कैसे हो सकता है? देखो वो तो अब चूंकि कुछ लोगों ने उसमें खास तौर पर नूर आलम ने बेचारे ने इनिशिएटिव लिया, जो अभी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। वैसे वो उन दिनों भी शोर मचा रहे थे, हालांकि वो तहरीक इंसाफ और रूलिंग पार्टी की निशस्तों पर बैठे होते थे, ठीक है ना। अब खाली ये मसला इतना नहीं है, इन्होंने तो उसको आसान अल्फाज में बयान कर दिया और उसमें चलाकी भी बयान कर दी कि इनकी दानिश में सेठों ने ये किया होगा कि ये लिया और 15% पे आगे टिका के उन्होंने डिकार लेकर मजे से बैठ गए। ठीक हो गई बात। लेकिन मैं आपके सामने जिक्र करता रहता हूँ, खुर्रम हुसैन साहब हैं, वो इकोनॉमिस्ट हैं, और वो मेरे और आप जैसे आम शख्स को, जिसको मुआशियात की मवादियात का भी पता नहीं होता, वो उन्हें ऐसी जुबान में एक मौजू को उठाते हैं। उन्होंने भी आज ये देखो डॉन अखबार के अंदर ये आर्टिकल लिखा है, स्टोरीज एंड गैस वर्क। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा देखा है बीबी, आप मुझे यानी मायूस करती हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि नहीं, हमने जो इशू उठाया है उसका फॉलो अप करना है और हमने जान नहीं छोड़नी, हमने उसके बारे में सवाल उठाते रहना। बिल्कुल। अब इन्होंने एक नई जो है वो हमारी यानी मेरी आंखें खोल दी। इन्होंने ये बताया, बड़ी सीधी सी बात है, महंगाई की बुनियादी वजह क्या होती है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमारी प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में डॉक्टर फरूक सलीम साहब, वो भी माहिर मईशत हैं, वो समझा रहे थे कि जब ज्यादा नोट हो मार्केट में तो
लामोहल्ला बात है कि जी महंगाई ज्यादा होगी, ठीक, और हम नोट पे नोट छापते जाते हैं। बिल्कुल। इन्होंने इसी बुनियाद पर ये कहा कि साहब आपने ये 3 अरब डॉलर के मुसावी आपने पाकिस्तानी नोट छापे, वो आपने दे दिए बैंकों को, और सॉरी उनको सनतकारों को, और उसमें बाकायदा कहा कि आप इस पे मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले आपने ये किया, उन्होंने कहा कि 15% जो हमारे यहाँ जो नोट गर्दिश कर रहे हैं, 15% बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो ये थे। ये जब मार्केट में आए उसके बाद क्या हुआ, उसका हमें क्या फायदा हुआ? कोई भी नहीं। भाई फर्ज करो किसी सनतकार ने जेन्युइनली बाहर से मशीनरी भी इंपोर्ट की, तो जो पैसा उसने लिया था वो तो गैर मुल्क चला गया ना, और गया भी किस में? गैर मुल्की करेंसी में। भाई फर्ज करो उसने जर्मनी डबल से होके गया मंगाई होगा, और ये वो डॉलर्स में अगर पे करते हैं आपकी करेंसी में, ठीक है ना। उससे क्या है, देखिए एक शेर है, वक्त करता है हादसा, वक्त करता है यानी परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। एकदम नहीं। तो ये अप्रैल 2022 से हम महंगाई जो चीख रहे थे ना, वो अचानक नहीं हुई, वो इसी तरह के That was लंबे the तरलों cause. से। ये जैसे उन्होंने देखो ना, इसका जवाब तो मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो जाहिर है इन चीजों पे गौर नहीं करेगी, क्योंकि उनका तो इकोनॉमिक्स वो नहीं है, वो तो बेसिकली ये देखना चाह रहे थे, उनका तो सिर्फ ये इंटरेस्ट था कि नाम आ जाए, कि जी मारिया का नाम आए। मारिया का नाम नहीं आया, मारिया की बनाई कंपनी XYZ का नाम आ गया है। ये आ जाए कि ये बंदे हैं, तो फिर उनको कहा जाए अच्छा भाई तुम तो तहरीक इंसाफ से ये फवायद लेते रहे हो, तो क्या आप इलेक्शनों में भी उनकी मदद करोगे? सो देयर वाज काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग। और बैंकों का तो बिल्कुल तस्करा ही नहीं किया कि कौन से बैंक में इन्वॉल्व थे, किसने किसको क्या दिया, क्योंकि सबने वो बहरहाल। लेकिन मैं अर्ज आपकी खिदमत में ये करना चाह रहा हूं कि ये एक इशू है जिसको हमें अपने आम आदमी को समझाते रहना चाहिए, और हमें आम आदमी से इल्तिजा करनी चाहिए कि खुदा का वास्ता है, जब ये लोग आपसे वोट मांगने आते हैं, अब आज जैसे वजीर आजम साहब की तकरीर थी, वो बुनियादी तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज था। लेकिन वो जो इसमें बात कर रहे हैं, हमने ये किया वो किया, सख्तियां थी, आपको लगता है उन्होंने कोई ऐसा एक विनिंग स्टेटमेंट दिया कि ये हमारी कामयाबी है? आपको लगी, कोई नजर आई? देखो वैसे ये बात आपने देखा है, जब से आप मेरे साथ प्रोग्राम कर रही हो, मैं शहबाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा मतदार नहीं, आप ये जानती हो, ठीक है ना, अभी तक ठीक है। अच्छा, जाती तौर पर भी जब हम बहस मुबाहिसा कर रहे होते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा मैं काफी इस मामले में इनडिफरेंट टाइप हूं। लेकिन ये कहना सहाफती बददियानती होगी कि पाकिस्तान दिवालिया के करीब नहीं पहुंच रहा था। देखें भाई, हफीज शेख साहब जब मुआहिदा करते हैं IMF के साथ, या गुज़श्ता हुकूमत करती है, तो ये हुकूमत नहीं कर रही, ये रियासत पाकिस्तान एक बैन अल-अक़वामी इदारे से, जो कि आलमी मईशत का निगहबान इदारा है IMF, उसको सर्टन कमिटमेंट्स दे रही है कि आप हमें इतने पैसे दें, उनके इवज हम 3 सालों में ये चीजें करेंगे। ठीक है ना? ठीक। गुज़श्ता हुकूमत ने एक आध किस्त दी, थोड़ी सी रौनक लगी, साथ में कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से जो आलमी एजेंसियां थी जरा वो थोड़े से उन्होंने भी जरा अपना हाथ थौला रखा, दिल नरम किया कि नहीं यार गरीब मुल्कों का तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। अब वो वक्त था कि ये निगोशिएट करते कि यार आप ऐसा करें कि कोई लॉन्ग टर्म ना हमें इसमें थोड़ी सी और रियायतें कर ले, मुआहदे में, मुआहदे को रीनिगोशिएट करते, वो नहीं किया। और जब ये देखा कि मामला बिल्कुल हाथ से निकल रहे हैं और IMF पकड़ाई नहीं दे रहा, तो एकदम से टेलीविजन पर चले गए और वो ये कहा कि जी नहीं, कि जी मुंजमद कर दो गैस और पेट्रोल की कीमतें, और उसके साथ ही फिर कहानी बना दी जिसका आप आगे जिक्र करेंगी। लेकिन हमारी दाद फरियाद का एक और बात भी, आपको याद है कल आप कह रही थी कि वो इंतखाबी इस्लाहात के लिए इजलास हो रहे हैं, ये वो, और ये कहा जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाएगी। मैंने कहा बीबी ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक, याद है आपको? याद है।
कल कल प्रोग्राम में डिस्कस किया था इसकी हमने, भी क्लिप है, हम ये चला सकते हैं। लेकिन अभी ब्रेक का टाइम है चुके, तो अभी हमने डिस्कस किया जियो पॉलिटिक्स के हवाले से क्यों इसहाक डार साहब ने ऐसे इल्जाम लगाया, तो बाद हम ये भी साइफर के मामले में भी डिस्कशन करेंगे। नहीं तो फिर ये हम ये करते हैं कि फिर वो क्लिप क्या अभी चलाएंगे या नहीं, करें? ब्रेक के बाद नहीं तो छोड़ो फिर उसको, उसके बाद आप चाहते हैं भी चला दें या ब्रेक के बाद चलाएं? चलो ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद, नाज़रीन ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद यही सारी कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नुस्रत साहब, ब्रेक में जाने से पहले आप कह रहे थे सियासी जमातों पर पाबंदी के हवाले से कोई अपडेट है, तो उसमें इस वक्त क्या चल रहा है, मामलात कहां तक पहुंचे हैं? वो देखिए, आपने कल ये मसला उठाया था, मैंने कहा बीबी इसमें अपना वक्त जाया ना करें, ये हो ही नहीं सकता। पार्लियामेंट वो आप देख लें मैंने क्या कहा था, वो सुन लें, अगर आप वो सुनवा दो हम सुना देते नाज़रीन को। कल के प्रोग्राम में हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी, क्या कह रहे थे नुस्रत साहब, रही सुन लीजिए। ये पार्लिमान किसी भी सियासी जमात को कलअदम करार देने का हक ही नहीं रखती। आप पूछें कैसे? सियासी जमात बनाने का जो हक है वो मुझे मेरा आईन देता है। आप कोई ऐसा कानून बना ही नहीं सकते जो मेरे बुनियादी हकूक को मुतासिर करे। ठीक है, और ये मेरा पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से बुनियादी हक है क्या पार्टी कि मैं अगर एक सियासी पार्टी, अगर मैं किसी सियासी जमात में शामिल नहीं होना चाहता तो मैं खुद को अगर बहुत अरस्तू समझता हूं तो मैं एक सियासी जमात बना लूं। तो आप ये जो इस किस्म की बातें हैं, ये एक बिल्कुल बच्चगाना वक्त का जिया है, लोगों को उनके घर में डरा। सर, बचगाना बातें आपने कल क्लियर कर दिया था, अब इसमें क्या? अब इसमें ये हुआ है कि खुशी की बात है कि आज जो वजीर कानून है आजम नजीर तारड़ साहब, उन्होंने कैटेगोरिकली कैमरे के सामने कह दिया है कि साहब ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो नहीं एजेंडे से। देखिए, एक बात, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म की मीटिंग हो रही है, इसमें जो खुशगवार बात ये है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे बैरिस्टर अली जफर साहब भी वो सिफारिशात तैयार करने में मसरूफ हैं, और नजर बज़ाहिर अलेजिडली मुबैना तौर पर ये बहुत खुफिया किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, और वो क्यों? यानी ओपन नहीं है ना, जाहिर है कि भाई एक दूसरे के साथ कुछ लो और दो होगा ना, जब इंतहामी रिफॉर्म करनी है तो ये जाहिर है पब्लिक के सामने नहीं। अच्छी बात है अगर ये आपस में खामोशी से किसी ना किसी को ग्राउंड रूल्स अगर तय कर लें और हम इंतखाबात की तरफ बढ़ने में आसानी हो तो भाई हमें क्या जाता है। हम ये नहीं कहते कि तुम हर चीज हमें बताओ, ना बताओ भाई, लेकिन अपना घर तो संवारो ना, पहले खुद तो किसी चीजों पर आप एग्री करो। अब आ जाएं आपके जो असल जो बात है जो आपको खदबत कर रही है, जिस पे आपने इंट्रो बड़ी सियासी कहानियां। देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हम मशरिक हैं, वी आर ईस्ट। हमारा जो सकाफत है इसमें साजिशों का बहुत जिक्र रहा है। ट्रू। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती से हम जिस खत्ते में हैं, इस खत्ते में बाहर से बहुत हुक्मरान आते रहे हैं। बाहर के लोग ही पहले यहाँ रहते थे, और फिर ये कि हुक्मरान जो थे इटसेल्फ, उनके अंदर जो है वो काफी झगड़े होते थे, हत्ता के औरंगजेब आलमगीर जैसे दीनदार आदमी जो हैं वो एक नमाज और एक भाई माफ नहीं करते बकौल इब्न अंशा के, तो ठीक है ना, फारिग करते। खलास। उसी रिवायत को हम मौजूदा ज़माने में भी, और ये इसके लिए ये कन्वीनियंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा साजिशी थ्योरियों की एक बेस है। बेस बुनियादी तौर पर ये है कि देखो, अगर मुझे पहले पता होता आप ये कर रहे हैं तो मैं आपके पास एक रिपोर्ट लाता जो कि अमेरिका के दिफाई इदारों ने 1950 में तैयार की थी। अच्छा, और वो बल्कि क्या रिपोर्ट थी? 1949 में। उस वक्त वो अब ये कह रहे थे कि यार ये चूंकि दूसरी आलमगीर जंग खत्म हो गई तो उन्होंने कहा यार ये जो सोवियत यूनियन है ये तो अपने फैला रहा है, तो ये दुनिया दो कैंप्स में तकसीम हो गई। तो अमेरिका में उस वक्त था जॉन फॉस्टर डलस, तो वो कोल्ड वॉर का आगाज हो गया। उस कोल्ड वॉर के आगाज में उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये हमारा इत्तेहादी हो सकता है। किसने कहा? अमेरिका ने। हाँ, ये हमारा इत्तेहादी हो सकता है, और कल करा अगर जरूरत पड़ी
تو یہاں سے روس کو توڑنے کا یا اس کو کمزور کرنے کا ہم اس کو ایک یعنی اڈے کے طور پر یا اس کو اسی لیے پھر یعنی بعد ازاں پشاور میں بڑا بیل وغیرہ دیا گیا. یہ ہو گیا. اب ہوا یہ کہ یہ رپورٹ تو آئی گئی, کسی نے دیکھی کسی نے نہیں دیکھی. اس زمانے میں 1949 میں خفیہ قسم کی رپورٹ تھی. یہ بھی ابھی جب وہ امریکہ میں تو چونکہ کچھ عرصے کے بعد وہ پبلک کر دیتے ہیں نا جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ, تو اس لیے لوگوں کے سامنے آئی ہے محققین کی. اب پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم ہیں لیاقت علی خان, وہ راولپنڈی میں شہید کر دیے جاتے ہیں. اور وہ جس انداز میں شہید کیے جاتے ہیں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے, اور جو ان کو مارتا ہے اس کو وہیں پہ مار دیا جاتا ہے. تو اس وقت سے ہمارے ہاں یہ بات چلی کہ لیاقت علی خان شاید لوگوں نے فرض کیا, اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ درست ہے یا نہیں کیونکہ کسی نے اس پہ کام ہی نہیں کیا, کہ جی لیاقت علی خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے روس جانا چاہ رہے تھے, وہ امریکہ سے کچھ مایوس تھے. اچھا. حالانکہ امریکہ کا ان کا بڑا کامیاب دورہ ہوا تھا, تو وہ افواہ یہ تھی کہ وہ کچھ اتنے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو بڑی ریالٹی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سوویت یونین کو تباہ کرنا ہے اور اس کے خلاف لڑنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اتحادی ممالک ہیں وہاں پہ عسکری اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے, جمہوری اداروں کو نہیں ہونا چاہیے. اب اس کا براہ راست لیاقت علی خان صاحب کے قتل سے تعلق تھا یا نہیں تھا, کیونکہ کسی نے اس کے بعد تحقیق ہی نہیں کی. کتنی حکومتیں آئیں اور گئیں. جو ہمارے یہاں ہوتا ہے مثلا جیسے آپ جتنے مرضی اختلافات کر لیں, بہرحال ضیاء الحق صاحب جو ہیں ایک فضائی حادثے میں اکیلے نہیں, ان کے ساتھ امریکی سفیر ہے اور بھی جنرلز ہیں. آج تک ہم یہ طے نہیں کر پائے کہ بھئی وہ کیسے حادثہ ہوا کیسے. اب لوگ یہ عام سمجھتے ہیں کہ جی امریکہ نے انہیں یوز کیا تھا روس کو افغانستان سے بھگانے کے لیے. جب کام ختم ہوا, اور آخری جو مشہور تقریر ہے جنرل ضیاء الحق مرحوم کی, اس میں انہوں نے باقاعدہ ٹی وی پر آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے روندھی آواز میں کہا تھا, کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا. یہ ان کے الفاظ تھے, میرے نہیں تھے. اس سے پہلے جب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی. چلے یہ تو ماضی کی کہانیاں ہوگی نا. اب بھی دیکھیے نا, اب جو کرنٹ سچویشن چل رہی, سیفر کا معاملہ ہوا, دیکھو نا, جب ایک فضا بن جائے کہ آپ کے ہاں یہ بیک گراؤنڈ رہا ہے تو پھر وہ ریلیٹیبل ہو جاتا ہے. تو ریلیٹیبل ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ جیسے لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا, جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دی گئی کہ وہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا چاہتے تھے, جیسے یہ دیکھا کہ جی ضیاء الحق کو استعمال کر لیا ہے بس اب فارغ کر دیا جائے, اسی طرح میں چونکہ روسی صدر کے ساتھ ملنے گیا ہوں پاکستان کے لیے تیل سستا گیس لینے. لیکن اس پہ تو خود وہ مان گئے تھے نا, اینڈ پہ یو ٹرن تو لے لیا تھا اس بیان سے. بعد میں لیا نا جب وہ, دیکھیے پھر وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, لیکن ہم وہی سازشی ایجنڈا جو ہے 5-6 مہینے تو رچ کے بکی ہے نا مارکیٹ میں. اب یہ جو نعرہ تھا ہم کو غلام ہے, یہ نہیں, یہ اسی بیس پہ چلا ہے نا. اور پھر وہ سائفر یہ دیکھیں, وہ پھر بعد میں دیکھا کہ نہیں یار گزارا نہیں ہونا. یہ ویسی ہی بات ہے کہ جیسے انتخابی مہم میں کرتے تھے کہ IMF جانے کی بجائے میں خودکشی کو ترجیح دوں گا, آئے تو جانا پڑا. اب وہ کہتے ہیں کہ اپروول بھی میری وجہ سے ہوا. اچھا یہاں پہ ایک اور یہی عالم بریک جو کا بھی ٹائم ہے. ڈار صاحب اب کرنے, انہوں نے جب دیکھا جیو پالیٹکس, وہ ان کے ساتھ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ایک بات جو ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی, افغانستان کا سیزن ہوا خلاص, اور یہ جو بائیڈن ہے وہ اس بات کا آج تک جواب نہیں دے پایا کہ یار ٹھیک ہے ٹرمپ نے کر دیا تھا, تم اتنے تجربہ کار ہو فارن افیئرز میں, جہازوں سے بچے گر گر کے مرے ہیں اور بڑی ذلت آمیز وہ. اچھا اب وہ اپنی سہولت کے لیے وہ بھی سازشی تھیوریاں, وہ یہ پاکستان پہ ڈبل گیم کا الزام لگا کے کہتا ہے لیکن جی اب تو ہم چلے گا. اب ان کا اس وقت یہاں پہ کوئی اسٹریٹجک مفاد نہیں ہے. اچھا چونکہ ابھی بریک کا بھی ٹائم ہے تو میں نے ایک اور بھی کویشچن آج کے اس چانک میں کور کرنا تھا, وہ یہ کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ترجمان ہے فیصل کریم کنڈی صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کا وفد چیئرمین PTI سے کیوں ملنے گیا تھا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ہیں. اب بھائی تحقیقات ہوں گی تو کیا کریں گے کہ IMF کی جو ہے یہاں پہ ریپریزنٹیٹیو انہیں سمن کریں گے. مطلب کیا وہی بچپنے والی باتیں ہیں, جیسے کل والی بات ہے,
कुछ बयानात होते हैं वो इस काबिल ही नहीं होते कि उन्हें ज़ेर बयान नहीं। आप मुझे खुद बताएं, तहकीकात करनी चाहिए तो तहकीकात खिलाफ के लिए होंगे? कौन गया था वहां पे? और यार एक तरफ तो रो पीट के पैसे लेकर जश्न मना रहे हो, वजीर आजम साहब आपके कह रहे हैं वेरी गुड एंड ही इज, इन्होंने कहा वो स्पेशली मेंशन कर रहे हैं कि जी वजीर खजाना, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो मेरा ख्याल है फैसल करीम कुंडी साहब की जमात के चेयरमैन हैं, क्या ख्याल है कि नहीं है? ऐसा ही है ऐसे ही है ना? हाँ, पीपल्स वो पार्टी। उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि IMF से हमारी डील हो गई, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है, वो उनको ठीक अप्रिशिएट है। कर रहे हैं। ठीक और है। इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ एक आखिरी बात मैं जी आपको जी जी बताऊं। जी। ये जो पेरिस में मुलाकातें हुई थी वजीर आजम साहब की IMF की MD से, उसमें पीपल्स पार्टी ही की सेनेटर शेरी रहमान साहबा ने भी बड़ा कलीदी रोल अदा किया था। अच्छा, जी, अब मैं उसकी तफसीलात पे नहीं जाना वो चाहता, हम लेकिन डिस्कस बहरहाल, करेंगे हाँ। क्योंकि ब्रेक का भी टाइम है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे किशन गंगा तनाजे पर सेनेट कमेटी का इन कैमरा ब्रीफिंग लेने का फैसला सामने हुआ है। इसमें इस वक्त क्या डेवलपमेंट चल रही है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नुसरत साहब, ये भारत जो अभी जारहियत कर रहा है किशन गंगा डैम, रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजा रहा है? भाई साहब, मैंने तो आपको याद होगा कि इस प्रोग्राम के आगाज में एक दिन बात कर रहे थे, मैं तो मुझे याद दिलाइएगा उस दिन जब मैंने आपको बताया था कि ये अच्छी खबर है कि आलमी जो अदालत है वो उसने कहा कि नहीं ये हम इसको सुन सकते हैं, वी हैव द अथॉरिटी टू डिस्कस इट। लेकिन बात एक डिटाई की है, इंडिया ने कहा कि जी हम दोनों ताउन करेंगे। देखो मसला ये है कि हम लोग जो हैं गुज़श्ता 1-1.5 साल से हम सिर्फ एक मौजू के गिर्द घूम रहे हैं। बिल्कुल। वो ये कि जी चोर और लुटेरे आए हैं या हमको गुलाम हैं वगैरह और वगैरह, इसके अलावा कोई There is no हमारा other मौजू thing. नहीं। ठीक, मसला ये है कि आप खुदा के लिए समझने की कोशिश करें कि आज से तकरीबन 5 या 6 महीने पहले भारत की हुकूमत ने तहरीरी तौर पर पाकिस्तान को आगाह किया कि उसकी ख्वाहिश है कि 1960 में जो मुआहदा हुआ था सिंतास, उसको रीनिगोशिएट किया जाए क्योंकि कुछ नए हकायक आए हैं। उसमें उन्हें सबसे ज्यादा जो मसला है वो उसका एक आर्टिकल है जो कि ये तय करता है कि अगर पाकिस्तान और भारत में इस मुआहदे के हवाले से कोई कजिया खड़ा हो जाए तो वो कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट पे दोनों रजामंद होकर फैसला कर सकते हैं। वो ना हो तो जी सालिसी के लिए आर्बिट्रेशन जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो जहां प्ले करेगी। ठीक। बहुत सारे एतबार से अगर देखा जाए तो ये जो मुआहदा था इटसेल्फ, मैं समझता हूं कि कोई लॉन्ग टर्म में शायद ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी नहीं था, मेरा ये ख्याल है। अच्छा, लेकिन ये मेरा जाती मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं इसमें क्या हुआ कि वो जो सो कॉल्ड इंडस सिस्टम के जो मशरकी दरिया हैं सारे के सारे वो इंडिया को दे दिए गए। उनमें मैं लाहौर का बासी होते हुए आप क्या कहते हैं जी कि रावी के किनारे लाहौर, तो रावी तो आपने इंडिया को दे दिया, तो लाहौर आज से 100 साल बाद जो है वो उसका पानी कहां से होगा? कभी आप सोच सकते हो कि लंदन जो है वो टेम्स के बगैर हो, न्यूयॉर्क हडसन के बगैर हो सकता है कभी पेरिस सेन दरिया के बगैर हो। बहरहाल एनीवे जो हुआ सो हुआ, उसको तो एक अलग बात है, जैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसी मुआहदे में ये बात हकीकत है कि भारत को ये हक हासिल है कि वो कश्मीर में बिजली पैदा करने के लिए या अपनी जरूरत के लिए रन ऑफ द रिवर इसको कहते हैं कि आप उसमें बिजली के मंसूबे लगा सकते हैं। देयर इज नो डाउट उसमें है, लेकिन होता ही है हमारिया कि आप उस वक्त तक पानी में वो तेजी नहीं ला सकते जब तक आपको बंद न बनाए। तो अगर आप छोटे छोटे डैम बनाएं तो शायद हमें इफेक्ट इतना मसला ना हो। अब इन्होंने पहले किशन गंगा
किशन गंगा में भी 330 मेगावाट बिजली थी, ठीक है। अब उसमें चक्कर क्या है कि किशन गंगा जब ये इंडिया में होता है ये दरिया तो ये किशन गंगा कहलाता है, जब हमारे आता है आजाद कश्मीर में तो नीलम होता है। अब इन्होंने इसमें ये जो प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ उसमें ये है कि वो पानी नीलम का कम हो जाएगा और जो हमारे हिस्से में नीलम का पानी था वो चूंकि इंडियन टेरिटरी में जाता है तो वहां डैम में से निकाल के तो वो ये झेलम में देते हैं। वो कहते हैं जी आपके हिस्से का तो पानी इतनी क्वांटिटी थी ना वो हमने झेलम में डाल दी वापस। अब किश्तवाड़ है, अब चनाब जो हमारा मेन इस वक्त जो दरिया है जो हमें सबसे ज्यादा जिसमें हमारा इन्हिसार है इंडस खुद पे तो वो इतना नहीं कर रहे हैं। अब चनाब पे वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में रैतले डैम बनाना चाह रहे हैं। अब जाहिर है उसमें 850 मेगावाट बिजली बनानी है। अब जाहिर है बाबू जब आपने 850 मेगावाट बनानी है तो आप बड़ा डैम बनाओगे फॉर श्योर, जिसमें आप जो है वो पानी कम से कम बहुत ही कम रखो तो 8 तो 10 दिन तो जखीरा करोगे ना, तो फिर छोड़ोगे ताकि उसमें आए। तो चनाब का एक हवाले से तकरीबन कंट्रोल उनके पास उधर चला जाएगा। इतना बड़ा जो आप मसला बता रहे हैं, मुझे बताएं कि हमारी हुकूमतों को इस चीज का एहसास है, दे आर डूइंग समथिंग, इनको वी आर डूइंग एज ए नेशन एनीथिंग या नहीं? नहीं, हुकूमत ने तो किया, वो गई आलमी अदालत में केस किया, आलमी अदालत ने कहा हाँ, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। वो मामला तो चलेगा, इतना आसान नहीं है। वर्ल्ड बैंक इसमें शामिल है, उसकी ये लिखा हुआ मुआहदा है, इंडिया के बड़े नाज नखरे होते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूं मैंने और आपने एक मीडिया के तौर पर नहीं बताया कि भाई साहब अब चनाब का पानी 850 मेगावाट की खातिर उस पे कंट्रोल आ रहा है रेतली डैम के नाम पे। अब हम ये अवेयरनेस करेंगे तो हमारे यहाँ देखो आजकल पूरी दुनिया में एक बड़े आइडियल माहौल है कि क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है और हमारे पास हम इत्तेफाकन हमारी बदबख्ती लेकिन थोड़ा सा एक यानी उम्मीद का पहलू ये है कि दुनिया ने देखा कि इस मौसमियाती तब्दीली का पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता बरस जो गैर मौसमियाती बारिशें हुई और तबाही आई, जो तबाही फैली दुनिया ने देखी है, सबने देखी। हम उसी की बेस पर हमने थोड़ी सी अवेयरनेस पाकिस्तान आया है कि यार हाँ भाई यहाँ पे ये खतरे में है, ये इश्यूज में आ रहा है। उसी को बेस बनाकर हम दुनिया भर के इन्वायरमेंटल लोगों के साथ अप्रोच कर सकते हैं उनको हम। लेकिन अगर मैं स्क्रीन पे बैठा हुआ मैं फैसल करीम कुंडी की फरोई गुफ्तगू तो डिस्कस करूंगा, मैं इस बात पे 10 मिनट लगा दूंगा, ओए तो तरीके इंसान को बैन करने लगे ना क्यों जी पार्लिमान। लेकिन इसलिए कि उसमें रेटिंग्स आती हैं जी, नजर बजायर क्योंकि कौम है वो तकसीम हुई, कह दिया जी आज कौन अपना वो थे अपना छोटो पर टोकरियां लेने, हाँ हमारे यहाँ ठीक है सही की हमारी मिटाएं सर नफरतें मिटाने। भैया नफरतें मिटाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि चनाब का पानी बिल्कुल तुम्हारा अगर कंट्रोल उधर चला गया 850 मेगावाट। दूसरा ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी अपने जहन में इंडिया भी निकाल दे, ये ऐसे उनके यहाँ भी फूफा होती है, उनके अपने जो दरिया हैं उनकी सोर्स कहाँ है, ब्रह्मपुत्रा हो गया, हत्ता के सुतलेज भी और इंडस का भी, वो चीनी यानी कि चीन के जेरे नगी इलाकों से उसका पानी आता है। आप जैसे जाओ ना गिलगित तो आपको आएगा इंडस वहां से आता हुआ फिर जाता है, ठीक है ना। तो भाई अगर आप खुदा न खास्ता पाकिस्तान के साथ ये करोगे सब वक्त खत्म डटाई के साथ तो फिर चीन भी तुम्हारे साथ करेगा। बिल आखिर चीन, इंडिया और पाकिस्तान इन तीनों को इस पे बैठना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।